जल्दी से बता दो। बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास एकदम। तो हम लोग आज प्रेजेंट टेंस से शुरू करने वाले हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग लेट लतीफ जल्दी आते हैं सबने लेक्चर ज्वाइन कर लिया हो। मैं जानबूझ के लेक्चर 2-3 मिनट देर से शुरू करती हूँ ताकि जितने भी लोगों को आना है धीरे 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 करके सब लोग लेक्चर को ज्वाइन करें। कहाँ से शुरू करना है? टेंस से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टेंस से आप क्या समझते हो। जितने भी लोग नए हैं पुराने हैं बिंदास क्लास अटेंड। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टेंस से आप लोग क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टेंस? क्या होता है टेंस? टेंस एक समय होता है। टेंस हमको बताता है ना कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही है, कब हो रही है। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि मैं ऑफिस जाऊंगी, तो आपको कैसे पता चला कि ये एक्शन मैं फ्यूचर में करूंगी? क्योंकि मैंने इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया था ऊंगी, है ना। अब अगर मैं इसी जगह पे ये बोलती आपसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आपको कैसे पता चलता कि ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है रही। अगर मैंने आपसे बोला होता कि मैं आपकी क्लास बना रही थी, तो थी आपका पास्ट में चला गया, तो हमें समझ में आ गया भाई ये वाला काम मैम कर चुकी हैं। तो टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये हमें बताता है कौन सा एक्शन हो चुका है, कौन सा एक्शन हो रहा है और कौन सा एक्शन होएगा। ठीक, क्लियर है? अब जो टेंस है हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन सी चीज प्रेजेंट में हो रही है, कौन सी चीज पास्ट में हो चुकी है और कौन सी चीज फ्यूचर में होएगी। इन 3 हिस्सों में हमारा टेंस डिवाइड होता है। ये चीज आप सबको क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है पहले तो चलिए ये करते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चीज वर्तमान में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस है। यार प्रेजेंट में तो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, और अगर मैं प्रेजेंट में तो मैं ये भी बोल सकती हूँ मैं फोन पे बात, मैंने अभी फोन रखा है, ठीक है। तो काफी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट में होती हैं। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हर पार्ट का एक अलग महत्व है। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 हिस्से में डिवाइडेड होता है। सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 हिस्सों में हमारा प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड होता है। ठीक, ठीक है। अब समझो। अब मैं एक एक करके, आपको लग रहा होगा कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ये तो कितना बड़ा है, ये कैसे समझ में आएगा? आप लोगों को यही लग रहा होगा एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज बहुत ही क्लियर है, एविडेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। देख लीजिएगा कैसे। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म आया है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही सिंपल है। आप मुझे ये बताओ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में बेसिक्स आपको सारे कराए थे। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? एस और ई एस। बहुत बढ़िया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने का एकदम सटीक तरीका है, अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, या तो डू और डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इन तीनों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो हम कहते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर है? अब विकास थोड़ा सा वेट कर लो, सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। अभी सवाल पूछा मत करो,
जब मैं पढ़ाया करूं तो कोई सवाल मत पूछा करो, सिर्फ फोकस किया करो, ठीक। उसके बाद जितना पूछना हुआ करे सब पूछो, हो सकता है बिना पूछे ही चीजें क्लियर हो जाएं, ये भी तो हो सकता है। चलो, तो अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, या फिर डू और डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इन तीनों केसेस में हम कहते हैं कि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कई जगहों पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। दे प्ले फुटबॉल, प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। ही डज द वर्क, अब डज क्या है, डज डज क्या है, आप मुझे बताओ। दिनेश, आपका जवाब एकदम गलत है। डज हेल्पिंग वर्ब है, डज हमारा मेन वर्ब है। ही डज द वर्क यानी कि वो काम करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई अगर आपके सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब हो जाता है। अच्छा, पता कैसे चलता है कि ये डज मेन वर्ब है कि नहीं, एक बहुत ही देसी सा तरीका बता रही हूँ आपको। ये जो वर्ड दिया है ना यहाँ पे, अगर इसका कोई मीनिंग है तो ये मेन वर्ब है, और मीनिंग नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये जो डज यहाँ पे लिखा है क्या इसका कोई मीनिंग है, जो डज यहाँ पे लिखा है क्या इसका कोई मीनिंग है, हाँ है, तो मतलब कि ये मेन वर्ब है, ठीक। अब तीन सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, एंड आई वांट कि आप तीनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से करिए आंसर, तीनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से करिए सब लोग। आपके पास 1 मिनट का समय है, तीनों सेंटेंसेस के आंसर्स आपको देने हैं। ऑल करेक्ट, अच्छा जी। फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग, ऑल करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, नो, आई डोंट नो। आप लोग को जो आंसर करना है करो, आपके पास 10-15 सेकंड का समय है, एंड उसके बाद देखते हैं कि आपका मतलब किस तरह से परफॉर्मेंस जाता है। आपका समय अब खत्म हुआ है, चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का आंसर गलत है। Whatever she does affects her family, अब समझो। मुझे बस एक चीज बताओ, उसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये जो डज यहाँ पे लिखा है, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। मैंने मेन वर्ब देखने का तरीका क्या बताया था, अगर मीनिंग निकल रही है तो मेन वर्ब है, वरना हेल्पिंग वर्ब है। हरमन, अनुष्का, हरमन, संचिता, इन तीनों ने बोला है हेल्पिंग वर्ब है, आरती ने बोला है हेल्पिंग वर्ब है। तो जिन चार लोगों का नाम मैंने लिया है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, प्रियांशु ने भी बोला है हेल्पिंग वर्ब है, दिनेश ने भी बोला है हेल्पिंग वर्ब है, करण, ईशु, सब ने बोला है हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, आप सब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो डज लिखा है क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है, बताओ। वॉट एवर शी डज, वो जो भी करती है, मीनिंग तो है यार करना, मीनिंग है मतलब ये मेन वर्ब है, ठीक।
अभी आंसर नहीं बताएंगे, दूसरे सेंटेंस पे आओ। डिड का अगर मीनिंग है तो ये मेन वर्ब है, मीनिंग नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब बताओ डिड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है सेकेंड सेंटेंस में? यहाँ पे डिड का मतलब क्या है? वॉट एवर शीला डिड, शीला ने जो भी किया। तो यहाँ पे भी डिड का मीनिंग निकल के आ रहा है किया, मतलब डिड भी हमारा मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ कि ये वाला डिड मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अगर इस डिड का मीनिंग है तो मेन वर्ब है, मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है थर्ड वाले का तो हेल्पिंग वर्ब है। आप बताओ मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? कोई मीनिंग नहीं है डिड का, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब कॉन्सेप्ट, आप सबको कॉन्सेप्ट पता है कि हमारे सेंटेंस में अगर डू डज और डिड आता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इनके बाद जो मेन वर्ब होता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। लेकिन डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यहाँ पे है ना, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो आ जाएगा। अगर मेन वर्ब है तो वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है, लेकिन अगर डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है। थर्ड वाले में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है, इस वजह से वेंट की जगह पे गो हो जाएगा। आई रियली थिंक कि ये आपको समझ में सबको आ गया है। आई रियली थिंक दैट गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंसेस हैं, उतने ही डीप में इसको समझिएगा। अगर मैं कोई चीज आपसे पूछ रही हूँ तो वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग डीप में समझ के मुझे आंसर दो, ऐसे ऊपर ऊपर से आंसर मत दीजिएगा, ठीक है? अफेक्ट होगा या अफेक्ट होगा? अफेक्ट होगा यार। वॉट एवर शी के लिए बताओ, शी सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा तो अफेक्ट्स होगा, और ये पास्ट में है इसीलिए काम्ड होगा। बात समझ में आ गया? मेन वर्ब है ना ये, तो वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर? इन सेंटेंसेस में बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके तब आंसर दीजिएगा। प्रिया नेटवर्क इशू हो रहा है तो आपका नेट नहीं सही है, क्योंकि मेरे साइड से कोई भी इशू नहीं है, एवरीथिंग इज सुपर फाइन। आपके पास 30-40 सेकेंड्स का समय है, सब लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, तीनों सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आया है, मतलब समथिंग व्हिच इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर एवरीवन, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट या रूटीन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, या फिर कोई फ्यूचर का इवेंट है, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट, या कोई प्रोवर्ब है, इनमें से अगर कुछ भी हुआ है तो वहां पे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। 5 केसेस फिर से देख लीजिए।
अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सली प्रूवन है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ईस्ट में ही उगेगा। चाय गर्म होती है, दिन में गर्मी होती है, दिन में धूप उजाला होता है, तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है। रात में अंधेरा होता है, शहद मीठा होता है, मिर्चा कड़वा होता है ना। प्रोवर्ब का मतलब सेइंग होता है, जैसे कि मैंने बोला लव ऑल हेट नन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सब सेइंग है, ठीक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, ये सब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। प्रोवर्ब हो गया, ये हो गया। अब अगर कोई आपका हैबिट या रूटीन है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो आपका रूटीन है, या फिर हैबिट, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, तो हम किसी हैबिट की बात कर रहे हैं या किसी रूटीन की बात कर रहे हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, मतलब अगर कोई ऑफिशियल इवेंट हुआ है, कोई फ्यूचर इवेंट है जो कि प्लान्ड है, ऑफिशियल, आप कह सकते हो ऑफिशियल, फ्यूचर का इवेंट है, प्लान्ड है, ऑफिशियल है, तो उसको भी हम लिखते हैं सिंपल टेंस में। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने एक चीज क्या सीखी, क्या देखा यहाँ पे, हनी वॉज स्वीट, क्या ये कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हनी यार स्वीट ही होगा? क्या यहाँ पे किसी स्पेसिफिक हनी की बात करी गई है? नहीं, यहाँ पे जनरल सेंस में बोला गया है कि हनी वॉज स्वीट, है ना, और हनी हमेशा स्वीट होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, यानी कि हनी वॉज स्वीट नहीं, हनी इज स्वीट हो जाएगा। बात अच्छे से समझ में आई? हनी वॉज स्वीट नहीं होगा, हनी इज स्वीट होगा, क्यों, ये समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। ही सेड, अब देखो यहाँ पे क्या नॉर्मल सेंस में बोला गया है या फिर किसी स्पेसिफिक हनी की बात हुई है? यहाँ पे किसी स्पेसिफिक हनी की बात हुई है, तो यहाँ पे वॉज होना बिल्कुल सही है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, तब इज आएगा, और अगर किसी स्पेसिफिक की बात हुई है तब वॉज आ सकता है, मतलब ये गलत था लेकिन ये सही है। अब अगर आपके पापा बैंक में काम कर रहे हैं और सिस्टर स्कूल में काम कर रही है, तो ये इनका रूटीन है, ये लोग डेली जाते हैं काम करने, है ना, तो वर्किंग नहीं होगा, वर्क्स हो जाएगा। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं? थम्स अप पे क्लिक करो अगर समझ में आ गए हैं तो। इफ इट इज इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, पैल्पेबल, discernible, elucidate, comprehensible, clear, palpable, stark, lucid, pellucid, ये सारे क्या वर्ड्स होते हैं? ये सारे वर्ड्स होते हैं क्लैरिटी के लिए जो हम यूज करते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, जल्दी से इन दोनों सेंटेंसेस को को आंसर करो और मुझे बताओ कि क्या है आपका करेक्ट आंसर। प्रोवर्ब का मतलब होता है सेइंग, कहावत जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक,
आई हैव रेड इन टुडेज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी, भले फ्यूचर की बात हो, लेकिन हम विल नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। तो वन इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ब्रिजमोहन समझ में आया? क्लियरली लिखा था ना कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। प्लस ये एक ऑफिशियल इवेंट है जो कि फॉर्मल है, ऑफिशियल है, प्लान्ड है। उप्स, गलती हो गई। चलो अब समझ में आया कि प्लान्ड ऑफिशियल इवेंट भले फ्यूचर का हो, लेकिन अगर वो प्लान्ड ऑफिशियल इवेंट है या फिर न्यूज़पेपर में आया है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। आपका कोई पर्सनल इवेंट है तो वो लिखा जाता है, आपका पर्सनल इवेंट है तो वो लिखा जाता है कॉन्टिन्यूटी में आप लिख सकते हो, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई शी इज कमिंग टुनाइट टू मीट मी, सही है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल है तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। इसको आप ऐसे पे लिख सकते हो, शी विल बी कमिंग टुनाइट टू मीट मी, शी विल बी कमिंग टुनाइट टू मीट मी, शी इज कमिंग टुनाइट टू मीट मी। लेकिन अगर कोई चीज, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, सवाल यहाँ से बनता है कि अगर कोई चीज प्लान्ड ऑफिशियल है, फिक्स्ड है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो वहां पे हमेशा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। 4 सेंटेंसेस हैं, आप सबको आंसर पता है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, आंसर अच्छे से करिएगा सब लोग, बढ़िया से करिएगा सब लोग आंसर। अगर कोई चीज रूटीन है, आप मुझे बताओ कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो रूटीन बताते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो रूटीन बताते हैं? ऑलवेज, डेली, और बताओ। ये पूरी लिस्ट है उन शब्दों की जो रूटीन बताते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमारे सेंटेंस में आ रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस रूटीन बता रहा है, रूटीन बता रहा है तो मतलब कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? मतलब क्या हुआ कि इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना? इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ऑलवेज पे एस्ट्रिक इसलिए बना है क्योंकि इन सब में से सिर्फ ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जिसके संग कुछ केसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑलवेज वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आया है और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर नेगेटिव है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज सिर्फ ऑलवेज के संग होती है। अब इस सेंटेंस को करो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नेगेटिव है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा सिर्फ ऑलवेज के साथ होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये वाला सही है और इसमें ये वाला सही है। 3 सेंटेंसेस हैं, 30 सेकेंड्स का टाइम, इसको भी जल्दी से कर लो।
देखो बहुत सिंपल सी, चूज द करेक्ट वन, माय बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, एंड यहाँ पे अपीयरिंग है, यहाँ पे अपीयरिंग है, यहाँ पे अपीयर्स है। देखो इसके पीछे एक लॉजिक है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अपीयरिंग गलत है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा अपीयर्स गलत है। अब समझो, अपीयर एक अलग सा पूरी कैटेगरी है जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। अपीयर ये जो वर्ड है ना, इसके 3 मीनिंग होते हैं, ठीक। मीनिंग नंबर 1 होता है कि अपीयर, अगर अपीयर यूज होता है बुक की पब्लिशिंग के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला माय बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मैं ये भी बोल सकती हूँ और मैं ये भी बोल सकती हूँ माय बुक इज पब्लिशिंग नेक्स्ट मंथ, दोनों ही सही है, चाहे मैं अपीयर बोलूं चाहे मैं पब्लिश बोलूं। तो अगर अपीयर वर्ड का यूज हो रहा है सेंटेंस में पब्लिशिंग के सेंस में, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म आ सकता है। सेकंड मीनिंग है कमिंग बिफोर पब्लिक। अगर अपीयर वर्ड का यूज हो रहा है किस पब्लिक के सामने आने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि माय फेवरेट एक्टर इज गोइंग टू अपीयर बिफोर पब्लिक, तो अगर मैंने बोला है अपीयरिंग के सेंस में, मतलब जो अपीयर वर्ड है अगर इसका यूज हो रहा है कमिंग बिफोर पब्लिक के सेंस में, तो भी वहां पे आईएनजी फॉर्म लग सकता है। तो अपीयर वर्ड 2 केसेस में आईएनजी फॉर्म लेता है, मतलब अपीयर वर्ड अपीयरिंग हो जाता है 2 केसेस में। सबसे पहला केस, अगर आपके सेंटेंस में बुक के पब्लिश होने की बात हुई है, वहां पे हम अपीयरिंग लिख सकते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में कमिंग बिफोर पब्लिक की बात हुई है, तो वहां पे भी हम अपीयरिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपीयर वर्ड यूज होता है तीसरे सेंस में, जिसका मतलब होता है प्रिडिक्शन, मतलब ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि पानी बरसेगा, अगर प्रिडिक्शन के सेंस में यूज हो रहा है तो कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। उस केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। इट अपीयर्स दैट इट विल रेन सही है, इट इज अपीयरिंग दैट इट विल रेन गलत है। इट अपीयर्स दैट यू विल पास सही है, इट इज अपीयरिंग दैट यू विल पास गलत है। कभी भी अपीयर वर्ड का यूज अगर प्रिडिक्शन के सेंस में होता है तो कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। अपीयर वर्ड का यूज 3 सेंस में होता है। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट सेंस में यूज हुआ है पब्लिशिंग के सेंस में, आप अपीयरिंग लिख सकते हो। कमिंग बिफोर पब्लिक के सेंस में आप अपीयरिंग लिख सकते हो। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात हुई है, आप कभी अपीयरिंग नहीं लिख सकते, आप हमेशा अपीयर्स लिखोगे। My book is appearing next month, आईएनजी आ सकता है, लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात हुई है तो आईएनजी नहीं आ सकता है, सिर्फ अपीयर्स लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके सामने एक सेंटेंस है, आंसर कर दो जल्दी से। पर्सनल फ्यूचर इवेंट के लिए दिव्या विल भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई रूल नहीं बना है उसके लिए। एग्जाम में आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो आता है ऑफिशियल प्लान्ड इवेंट का। I am coming tonight to meet you, I will be coming tonight to meet you, दोनों सही है। अगर कभी भी बात हुई है स्टेज की, अगर कभी भी बात हुई है स्टेज की, प्ले की, ड्रामा की, तो इन सब केसेस में क्या होता है, ड्रामा की बात हुई है, स्टेज की बात हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इन द प्ले द एक्टर गोज, द एक्टर किल्स द एक्ट्रेस, किलिंग गलत है, किलिंग की जगह पे आप किल्स करो। कभी भी स्टेज की, ड्रामा की, मूवी की, स्टोरी की बात हुई है, तो वहां पे क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि आईएनजी। आप एक्टर गोज टू हर हाउस एंड किल्स हर बोल सकते हो, एक्टर इज गोइंग टू हर हाउस एंड किलिंग हर गलत है, अगर आपके सेंटेंस में प्ले, ड्रामा या स्टेज वर्ड आया है, ठीक। मैं बहुत ही ज्यादा माइन्यूट में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, माइन्यूटली, ताकि चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का, गलत हो ही ना, ठीक। अब मॉर्टल और इमॉर्टल वर्ब का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है मॉर्टल वर्ड का मतलब, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मॉर्टल वर्ड का मतलब क्या होता है। मॉर्टल वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर पता है तो बता दीजिए क्या होता है।
देखो इसको मैंने याद कैसे कराया था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सबको याद है, जो नए हैं आप लोग भी याद कर लो। मरना का मतलब क्या होता है? डेथ। म से शुरू होता है मरना और म से शुरू होता है मॉर्टल। मरना का मतलब होता है किसी चीज का एंड होना। तो बस ऐसे याद रखिएगा, आपके सेंटेंस में अगर किसी एक्शन का एंड हो रहा है तो वो मॉर्टल है, और अगर किसी एक्शन का एंड नहीं हो रहा है, अगर कोई एक्शन फॉर एवर है, तो वो इमॉर्टल है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच में? अगर आपके सेंटेंस में किसी एक्शन का एंड हो रहा है तो फिर वो मॉर्टल है, और अगर उसका एंड नहीं हो रहा है, कोई एक्शन फॉर एवर है, तो फिर वो इमॉर्टल है। मॉर्टल और इमॉर्टल के वर्ड के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, मॉर्टल मतलब एंड होना, इमॉर्टल मतलब कोई चीज फॉरएवर है, उसका एंड नहीं है। ठीक, तो अगर हमारा जो सेंटेंस में एक्शन दिया हुआ है अगर वो मॉर्टल है, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और अगर वो इमॉर्टल है, हमेशा के लिए है, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। ठीक, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? गॉट इट? अब आप लोग खुद मुझे समझाओगे, देखना। मोहन इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, वर्ब क्या है? स्टैंडिंग। अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो काम हो रहा है, क्या ये लाइफ टाइम होता रहेगा या फिर इसका कोई एंड है? मोहन इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, क्या इसका कोई एंड है या फिर ये लाइफ टाइम होता रहेगा? इस एक्शन का एंड होगा ना? एंड होगा, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में लिखा है। अब इन दोनों को पढ़ो और बताओ कि यहाँ पे वेट आएगा कि वेटिंग आएगा। इनफैक्ट ये मत बताओ, आप मुझे बस ये बताओ कि ये जो एक्शन है इसका एंड होगा या फिर ये एक्शन फॉरएवर है? जो राम वेट कर रहा है अपने फ्रेंड का पार्क में, तो ये एक्शन फॉरएवर है या फिर इस एक्शन का एंड होगा? क्या होगा? एंड होगा या फिर ये फॉरएवर है? वेटिंग का मतलब क्या होता है दिव्या? जैसे राम इज वेटिंग, आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो पार्क में, तो क्या आप कितनी देर वेट करोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, बहुत ज्यादा अजीज दोस्त है 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इससे ऊपर कोई वेट नहीं करेगा। मतलब इस एक्शन का एंड होना है। एंड होना है मतलब कि ये मॉर्टल है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा जाएगा। मतलब कि वेटिंग सही है और ये गलत है। बात समझ में आई? किस तरह से देखना है? अब यहाँ पे देखो, ये वाला एक्शन जो है राइज होने वाला, ये इसका एंड होगा या फिर ये फॉरएवर ही राइज होगा? फॉरएवर है। फॉरएवर है, इस वजह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। माइनॉरिटीज समझ में आ रही है? क्यों लिखा गया है आपका ये राइजेस, आपका क्यों लिखा गया है? समझ में आया? क्योंकि आपके सेंटेंस में ये जो एक्शन है ये फॉरएवर हुआ था, इस वजह से। अब टेम्पल खड़ा है शहर के बीचों बीच, टेम्पल इज स्टैंडिंग इन दी हार्ट ऑफ द सिटी, तो टेम्पल खड़ा है शहर के बीचों बीच। तो क्या ये एग्जैक्टली exactly इसी पोजीशन पे खड़ा है, लेफ्ट राइट मूव करेगा या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? फॉरएवर ऐसा ही रहेगा? श्योर? तो अगर ये फॉरएवर ऐसा ही रहेगा, ना लेफ्ट मूव करेगा ना राइट मूव करेगा, मतलब कि ये बीचों बीच खड़ा है ना, शहर के बीचों बीच खड़ा है। और ये खड़ा है, इसका खड़े होने का एक्शन फॉरएवर है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन बाद जाओगे तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट खिसका हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे टेम्पल की जगह पे किसी इंसान की बात हुई होती, राहुल इज स्टैंडिंग, तो आईएनजी सही होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन टेम्पल खड़ा है मतलब ये नहीं मूव करेगा, फॉरएवर है ये एक्शन। फॉरएवर है तो स्टैंड आ जाएगा। डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक, कैसी लग रही है क्लास?
सबको समझ में आ रही है चीजें? अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही है? वंडरफुल। तो अभी मैं आप नए स्टूडेंट से एक बात जानना चाहती हूँ, जो लोग बहुत डरे हुए थे इंग्लिश को लेके, क्या आप लोगों के डर में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से आपका डर दूर हो गया होगा, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आए हैं तो बताइए मुझे। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा लेक्चर कर रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू ऑल फॉल इन लव विद इंग्लिश। अगर आप मेरा लेक्चर कर रहे हो तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे आप लोगों को का जो नेचर है वो इंग्लिश की तरफ लेके जाऊं। यू शुड फॉल इन लव विद इंग्लिश। अच्छा, आप में से एक चीज और बताओ, 12:30 पे कॉन्ट्स की क्लास भी होती है, ये एक बैच है कंप्लीट एसएससी का, इंग्लिश और मैथ्स अभी चल रहा है, रीजनिंग और जीएस भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलब 12:30 वाली क्लास कर रहे हैं? ट्रू पे क्लिक करो, और जो नहीं कर रहे हो फॉल्स पे क्लिक करो। 12:30 पे कॉन्ट्स की क्लास होती है ना, तो जो लोग कर रहे हैं पे ट्रू पे क्लिक करो, जो नहीं कर रहे हैं फॉल्स पे क्लिक करो। अरे बाप रे बाप, 40% लोगों को पता ही नहीं है कि 12:30 पे क्लास भी होती है। भैया 12:30 पे आपकी कॉन्ट्स की क्लास चलती है, मिस मत करो। जितने ब्यूटीफुली इंग्लिश समझ में आ रही है उतनी ही ब्यूटीफुली कॉन्ट्स भी समझ में आएगी। ठीक है, डोंट मिस इट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन देखते हैं। ये रहे आपके 2 सेंटेंसेस, इनको जल्दी से करो और बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। शुरू हो जाओ। एक्सप्लेन जरूर करना, मेरे लिए नहीं खुद के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा आपका बूस्ट हो जाए। ये सब याद कैसे रहेगा? अरे यार एक बार समझो तो, याद कैसे रखना है ये भी बता देंगे, लेकिन एक बार समझिए तो। कॉर्ड्स अमन पढ़ा रहे हैं 12:30 बजे, इंग्लिश की क्लास 9:30 पे होती है। ये एक कंबाइंड बैच है, इंग्लिश और कॉर्ड्स के बाद रीजनिंग और जीएस भी शुरू हो जाएगा। और इस कंबाइंड बैच से आपको मैक्सिमम सिलेक्शंस मिलेंगे, हमेशा होते हैं। कंबाइंड बैच मेरा और अमन का बहुत फेमस है, सो डोंट वरी। समय आपका खत्म हो चुका है। मोहन इज हैविंग अ लार्ज हाउस टू लिव इन। मोहन के पास एक बहुत बड़ा घर है जिसमें वो रहता है। तो ये जो रहन उसके पास जो घर है, क्या यार ये एक बात बताओ, वो शाम को जाएगा तो वो घर चल के कहीं और चला गया होगा? परमानेंट है ना? परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। हमेशा के लिए, फॉर एवर तो हैज आएगा। टेम्पररी चीजों के लिए आईएनजी आता है। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? अगर इस एक्शन का एंड हो रहा है तो आईएनजी आएगा, और फॉरएवर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आप बताओ एंड होगा? अगर कोई इंसान कुकी खा रहा है तो यार जाहिर सी बात है एक्शन का एंड तो होगा ही होगा, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा। बस ये सोचा करो कि ये जो एक्शन है इसका एंड होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इतना सोचो। अपने थिंकिंग को थोड़ा फोकस्ड कर लो। अगर कोई इंसान ब्लैक रोज को स्मेल कर रहा है तो वो थोड़ी देर तक ही करेगा, ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम स्मेल करता ही रहेगा।
सॉरी गाइस, तो अगर शी स्मेल्स अ ब्लैक रोज आपके सेंटेंस में है, तो यार कोई भी इंसान ब्लैक रोज स्मेल करेगा, ऐसा तो नहीं है कि स्मेल ही करता रहेगा, इस एक्शन का एंड होगा ही नहीं, एंड होगा। और अगर किसी चीज का एंड हो रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि स्मेलिंग सही है और ये गलत है। ठीक है, इस एक्शन का एंड होगा कि नहीं होगा? रोज की स्मेल फॉरएवर स्वीट ही रहेगी, तो ये फॉरएवर वाला एक्शन है, फॉरएवर वाला एक्शन है, इस वजह से आपके सेंटेंस में क्या आएगा? कोई भी चीज फॉरएवर होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब फर्स्ट सही और सेकंड गलत। आपने एक चीज देखा, स्मेल हमारा एक ही वर्ड है, स्मेल, यहाँ पे स्मेल आया है और यहाँ पे स्मेलिंग आया है, मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा डिपेंड करो सिचुएशन पे, सारी चीजों को रटो मत। ठीक, परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। व्हाट डू यू, एक सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करने से पहले अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। विश्वा, यस विश्वा, जो भी पूछना है आपको पूछ लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये बोल रही थी, एक्चुअली ये जो आपने फर्स्ट क्लास लिया था बेसिक वर्ब का, तो उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मतलब मुझे आएगा या नहीं आएगा, बट बाद में जब रिकॉर्डिंग देखा तो आ गया। लेकिन जो कल सेकंड क्लास में जो क्वेश्चंस आपने कराए थे, उसमें से मैंने उसको 2 बार किया, सारे क्वेश्चंस हो गए, बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह गया था, वो मुझे क्लियर करना था आपसे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर से स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते। वो बीइंग के बाद बी और नहीं, सिर्फ बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बी और बीन के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो एक सेंटेंस में बीइंग और बीन दोनों लगा हुआ था मैम, उसमें शायद आपने बीइंग के साथ में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया था, और बीन के साथ में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है, बी और बीन के साथ मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों आता है, वो वाला सेंटेंस अच्छा हमारा पासिव था। अच्छा मैम, बस इसी चीज़ में डाउट था एक्चुअली। जब वो फर्स्ट वाली क्लास की थी जो उसमें 27 हेल्पिंग वर्ब्स याद किए। कोई बात नहीं, मैंने ओके, आपको उसी टाइम बता दिया था कि सेंटेंस ओके, पैसिव होता है जब, तो चाहे कोई यस भी हो, मैम, बी, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर, चाहे कुछ भी हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है अगर सेंटेंस पैसिव है। यस मैम, बस ओके, इतना ही पूछना था। ओके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये पूछना था, इसमें जैसे मैम आपने टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट टेंस, तो मैम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंफर्मेशन है। मैंने क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आता है? आप लोग अपने मन से कॉन्सेप्ट क्यों ले आते हो? मैंने तो वर्ड के आईएनजी फॉर्म की बात भी नहीं करी अभी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और एक चीज और थी मैम, मेरे को याद नहीं रही इसलिए आईएनजी याद आ वर्ब गया। का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म, हाँ, और एक चीज, तो फिफ्थ फॉर्म आईएनजी थोड़ी ना होता है, फिफ्थ फॉर्म तो नो एस मैम, और ईएस होता है। ऐसी है। फिफ्थ फॉर्म तो एस और ईएस होता है, आईएनजी तो वी फोर को बोलते हैं। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा करिए। पंकज पूछिए क्या पूछना है, और ईयरफोन्स लगा के पूछिए, आवाज बहुत ज्यादा कटती है। जी पंकज बताइए क्या पूछना है। मैम आपने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया था मैम, उसमें बताया कि हैबिट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट दोनों के लिए यूज होगा या ओनली पॉजिटिव हैबिट के लिए? कहाँ पे, किसके लिए? मैम हैबिट में जो आपने करवाया था रूटीन वर्क जो करवाए थे आपने, हैबिट यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज सिंपल होता है। प्रेजेंट टेंस आता है बस, और कुछ नहीं आता है, सिर्फ सिंपल हैबिट प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हैबिट पॉजिटिव या नेगेटिव हैबिट दोनों हो दोनों? चाहे रूटीन हो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव हैबिट हो या नेगेटिव हैबिट दोनों के लिए मैम सिंपल प्रेजेंट। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ, मैम कल आपने करवाया था कि एंड से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता। हाँ, मैम ये मैम ये सिर्फ एंड के लिए है, सिर्फ जितने भी कंजंक्शन वर्ड होते हैं सभी पे सारे एप्लीकेबल होगा? कंजंक्शंस के लिए, सारे कंजंक्शंस के लिए होता है ये। मैम ठीक, थैंक यू मैम। ओके।
एक्विलिमा, एक्विलिमा, आपका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बताइए क्या पूछना है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एक्विलिमा, बताइए क्या पूछना है। मैम मेरा नाम अकलीमा है। अकलीमा, अच्छा बताइए अकलीमा क्या पूछना है। मैम मैं आपकी एसपी बख्शी वाली सीरीज जो लैब पे चलती है वो भी कर रही हूँ। 11:30 बजे जो एसपी बख्शी होता है वो। यस मैम। अच्छा ओके। तो मैम वो आपने कल नाउन पढ़ाया था तो मैं एसपी बख्शी से थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें एक डाउट है। नहीं 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 नहीं, एसपी बख्शी का डाउट यहाँ नहीं पूछेंगे, जब आपका नाउन मैं पढ़ा लूंगी तब देखिएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आप एसपी बख्शी सीरीज देख रहे हो आप देख सकते हो, लेकिन जब तक यहाँ पे वो टॉपिक नहीं हो रहा है तब तक उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि अगर मैंने प्लस पे कोई टॉपिक करा दिया है तो उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही नाउन इसमें होगा अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है मैम। ओके, राखी क्या पूछना है पूछिए। यस राखी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या पूछना है। मैम मेरा सवाल है कि जैसे ना आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए। जो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप पढ़ाते हैं, तो मतलब जैसे कोई और अदर बुक ओपन करके देखो तो मैम वहाँ पे कुछ और ज़्यादा मिल जाते हैं, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हाँ तो इसका इसका एक सोल्यूशन है कि आपको कोई बुक ओपन करके नहीं देखनी है मेरे क्लासेस के बाद। मैं हमेशा यही कहती हूँ, एक चीज पे डिपेंड करो, हर ऑथर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन चीजों से पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने बोला कभी बुक खोलने के लिए, किसी बुक को मत खोलो, जो भी बुक है उसको बंद कर दो, प्रैक्टिस वगैरह सब मैं कराऊंगी यहीं पे, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। मैम फिर हाँ ओके, चलिए जी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। 5 मिनट बाद शुरू करते हैं 10:30 पे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है आप सबके लिए, पानी मैं भी पी लूं आप लोग भी पी लीजिए। 10:30 पे मुलाकात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे। हे पीप्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे करेंगे, इसी को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। प्रेजेंट है मतलब हमारे सेंटेंस में इज, एम या फिर आर आएगा। कॉन्टिन्यूअस है मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। बस यही फॉर्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी इज, एम, आर आए और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे कि लिखा है ही इज स्लीपिंग। अब हमारे सेंटेंस में आया है इज और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सही है भाई। दे आर डांसिंग, आर और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये भी मतलब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलो इंडिकेटर वर्ड देखते हैं। आप लोग सोच रहे थे पानी पीने का इतना समय कैसे लग गया। यार आपको पता है इतनी तेज पानी बरसने लगा कि मैं सारे जो दरवाजे और खिड़की खोल के बढ़िया से बैठी थी यहाँ पे रूम में, मैं सारे दरवाजे और खिड़की बंद करने लगी थी। इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया यार, सीरियसली यार, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पानी लेने गई थी या फिर कुएं से निकालने गई थी। बहुत सुपर तेज बारिश हो रही है सीरियसली यार। फाइनली 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 बर्थडे पार्टीज की फोटोज आ गई हैं एंड दे आर सुपर डुपर कूल, बहुत ही अमेजिंग फोटोज हैं। शुरू किया जाए, कहाँ पर है यार, अभी अपलोड नहीं करी है। सैटरडे संडे में पक्का अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे, मैं भी, अमन भी, स्वप्निल नाम भी, सब लोग करने वाले हैं अपलोड। आप लोग देखिएगा और ट्राई करेंगे, अगर ब्लॉग बन पाएगा तो ब्लॉग भी शूट करेंगे, आप लोगों के लिए बना देंगे। यस बहुत मजा आएगा सीरियसली, दे आर सुपर अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। बरखा 0409 इज माय इंस्टाग्राम आईडी।
यार मजा आती है, मतलब जब फोटो अच्छी आ जाती है एक अलग ही खुशी होती है, क्यों? फोटोग्राफर वाज वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी ठीक है। अब इंडिकेटर वर्ड्स तो मेरे ख्याल से अब आपके फेवरेट हो गए होंगे। इंडिकेटर वर्ड का मतलब क्या है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसको इंडिकेटर वर्ड बोलते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी नाउ, दीज डेज, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, करंटली इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आएगा तो हम बोलते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नाउअडेज आ रहा है और यहाँ पे एट प्रेजेंट आ रहा है ना? देख लो, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, यानी कि प्रिपेयरिंग एंड प्लेइंग। ठीक, टू एक्सप्रेस इंटेंशन और लाइकलीहुड, अगर हमें हमारे सेंटेंस में इंटेंशन को एक्सप्रेस करना है या फिर लाइकलीहुड को एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है कि सपोज मैंने प्लान किया है कि मैं शाम को जाऊंगी और आईफोन खरीदूंगी, तो ये मेरा इंटेंशन है। 100% श्योरिटी नहीं है, बट हाँ मेरा इंटेंशन है, शायद मैं खरीद लूं। ठीक, इंटेंशन को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है और लाइकलीहुड को भी। लाइकलीहुड क्या होता है? लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी होती है। मतलब जैसे आपने अक्सर ही सुना होगा डॉक्टर्स को, अगर किसी क्रिटिकल मूवीज में भी सुना होगा, अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो डॉक्टर्स ये नहीं बोलेंगे द पेशेंट विल डाई। ठंड रखिए अब्दुल जी, एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेंगे द पेशेंट विल डाई, डॉक्टर क्या बोलेंगे? द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। पॉसिबिलिटी को ही लाइकलीहुड बोलते हैं। ठीक, चलो, अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप लोग बोल रहे हो है, लेकिन अगर आपने इसका आंसर सबने दे दिया इसका मतलब कि सच में क्लैरिटी आ जाएगी। तो 2 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से इसको सुपर डुपर स्पीड में कर लीजिए। I love my sister, mother is loving her child now। मुझे एक बात बताओ, इस एक्शन का कोई एंड होगा या फिर ये फॉरएवर है? आई लव माय सिस्टर जो यहाँ पे लिखा है, ये जो इंसिडेंट है ये फॉरएवर है या फिर इस एक्शन का कोई एंड होगा? ये हमेशा है, फॉरएवर है, कोई एंड नहीं होगा। कोई एंड नहीं होगा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। मतलब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आओ, इसको भी बता दो। यहाँ पे जो नाउ वर्ड लिखा है करेक्ट नहीं है, सॉरी करेक्ट है सेकंड वाला भी। जो नाउ वर्ड लिखा है, नाउ का मतलब होता है कि अभी। नाउ वर्ड का सीधा सा मतलब होता है अभी। मदर इज लविंग हर चाइल्ड नाउ, यानी कि आजकल, आजकल थोड़े दिनों के लिए मम्मी को अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है। ठीक है, हो सकता है उनके बच्चा कोई शैतानी कर दे तो चप्पलें बरस जाए। नाउ वर्ड ने पूरे जज्बात बदल दिए। नाउ का मतलब हो गया कि हाँ अभी थोड़े समय के लिए एक्शन हो रहा है। थोड़े समय के लिए हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नाउ हमारा इंडिकेटर वर्ड भी है, देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना? कौन सा सही है कौन सा गलत? She is going to buy a dress, इंटेंशन है आई एम गोइंग टू बाय अ फोन, आई एम गोइंग टू बाय माय कार, आई एम गोइंग टू बाय अ ड्रेस।
सही है। अब यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं, आपको ये 5th वाला नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। बाकी 1 2 3 4 में से कुछ ऐसे हैं जो आपने करे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप करोगे, नए सेंटेंसेस हैं, सब लोग इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी से। और स्पीड में आंसर करिएगा सब लोग, सुपर डुपर फास्ट स्पीड में। राम वेट्स फॉर हिज फ्रेंड्स इन दी पार्क, ये है। एक बात बताओ, कोई इंसान थोड़े समय तक ही तो इंतजार करेगा, जिंदगी भर तो इंतजार करेगा नहीं, मतलब इस एक्शन का एंड होगा। एंड होगा मतलब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे वेट नहीं वेटिंग आएगा। माय सिस्टर ऑलवेज डिस्करेजेस मी। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे भी ऑलवेज आया है, यहाँ पे भी ऑलवेज आया है, कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? ऊपर वाला नेगेटिव है, नेगेटिव के संग आईएनजी आएगा तो यहाँ पे डिस्करेजिंग हो जाएगा। भाई बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास बोला है आपने। यहाँ डिस्करेजिंग हो जाएगा। और ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे इनकरेजेस होगा, बिल्कुल सही, शानदार, मजेदार, बवाल। I have read in today's newspaper that the PM will visit China next month. अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये एक ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, विल नहीं आएगा। और ये वाला अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगी तब इसको डिस्कस करूंगी। ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको फ्यूचर टेंस की क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैज, हैव, अगर आपके सेंटेंस में हैज या फिर हैव आ रहा है और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमारे सेंटेंस में हैड दिया है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिर्फ पास्ट नहीं कहते हैं लाखी, पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक। बस ये डिफरेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलिए देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे हैव लिखा है, यहाँ पे हैव लिखा है, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है? ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक। चलो, इंडिकेटर वर्ड, इसके बाद ये जो पूरी लिस्ट है ये इंडिकेटर वर्ड्स की लिस्ट है, पूरी लिस्ट है इंडिकेटर वर्ड्स की है। मतलब अगर हमारे सेंटेंस में इंडिकेटर वर्ड का मतलब, अब आप बताओ मुझे इंडिकेटर वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ। हैव के तीनों फॉर्म लिख दो, हैज, हैव और हैड। पंकज, रिवीजन के लिए कुछ बता दो। रिवीजन के लिए जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ ना, जब तक ये 20 से 25 बार रिवाइज ना हो जाए तब तक कुछ नई चीज मत मांग लीजिएगा मुझसे। जब 25 टाइम्स पीडीएफ रिवाइज हो जाए तब बोलिएगा मैम आप कुछ नया दीजिए, 25 बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है। ये इंडिकेटर वर्ड है और इंडिकेटर वर्ड का मतलब ये है कि अगर हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई वर्ड आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो, जस्ट आया है, ऑलरेडी आया है, येट आया है, जस्ट आया है, ऑलरेडी आया है, येट आया है, मतलब तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे। ये वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ये वाला नहीं लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज या हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे तो इज लिखा है तो मतलब ये गलत हो गया। वैसे यूजुअली लोगों की आदत होती है येट के साथ इज लगा देते हैं, गलत होता है ये, ठीक है। येट के साथ इज नहीं लगाते हो आप, हैज ही रखते हो।
समझ में आया कि क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? तो इसमें क्या होता है ना कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं। लैग आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो। वैसे लैग मेरे साइड से बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके साइड से लैग है तो रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। अभी तो हमने सिचुएशन नंबर 1 पढ़ी है कि अगर हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं। सिचुएशन नंबर 2 जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संग लगती है वो ये है कि कभी भी ऐसा हो रहा है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत इट इज या फिर दिस इज से हो रही है, ठीक है, और इसके बाद A3 है या तो ऑर्डिनल नंबर है। अर्थात A3 और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? A3 और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है बताओ? वेरी गुड। A3 और ऑर्डिनल नंबर मैं आपको अलग से समझा दे रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। A3 का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी एडजेक्टिव में EST लग जाता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो आखिरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसको हम A3 कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री को, ठीक। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है मैं ये भी बता दे रही हूँ। ऑर्डर की स्पेलिंग क्या होती है? ORDR। आप समझना, हर वो नंबर जो ऑर्डर बताता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। हर वो नंबर जो रैंक या ऑर्डर बताता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, ये सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। 1 2 3 4 ये सारे कार्डिनल नंबर हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। तो हर वो नंबर जो ऑर्डर बताता है ऑर्डिनल नंबर होता है। क्लियर है सबको? और 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक। अब आ जाइए वापस। मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया कि अगर हमारे सेंटेंस में इट इज और दिस इज आए, सबसे पहली चीज तो आपको यही चेक करना है कि सेंटेंस में इट इज या दिस इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दूसरी चीज चेक करोगे कि उसके तुरंत बाद या तो A3 आना चाहिए या तो ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए। अब A3 और ऑर्डिनल नंबर क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो तीसरी चीज क्या होती है कि हमारे सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं जा रही हूँ आपको एग्जाम्पल देने। अब एग्जाम्पल नंबर 1 आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों में इट इज और दिस इज है, इसका मतलब कि सिचुएशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं और हमें ये देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि हमारे सेंटेंस में इट इज या दिस इज आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, सेंटेंस में या तो A3 आना चाहिए और या तो ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आप बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, A3 आ रहा है कि ऑर्डिनल नंबर आ रहा है? अभी बताऊंगी PDF वगैरह कहाँ मिलेगी। और नाम थोड़ा आसान रखा करो यार कि मुंह से निकल जाए, ऋषिक्लेश पता नहीं क्या था नाम, थोड़ा आसान रख दिया करो नाम। ये चीज क्लियर है अच्छे से? चलो, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं, दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब है तीसरी चीज हम क्या करेंगे, तीसरी चीज नहीं नहीं, मम्मी पापा को बोलने की जरूरत नहीं है यार, आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। आप अपने मन से रख सकते हो अपना नाम, शॉर्ट फॉर्म कर दो, ऋषि कर दो, लेश कर दो, आगे का नाम रख दो। चलो, तो तीसरी चीज क्या होगी, सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखो दोनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, मतलब ये दोनों सेंटेंसेस एकदम सही हैं। तो 3 स्टेप हम क्या क्या चेक करते हैं, 3 स्टेप क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सेंटेंस में इट इज या दिस इज आ रहा है कि नहीं।
दूसरी चीज कि सेंटेंस में A3 या फिर ऑर्डिनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो तीसरी चीज सेंटेंस में हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है ये भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ। फिर से यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप मुझे बस ये बताओ कि ये सही है कि गलत है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या चेक करते हैं, सेंटेंस में इट इज या दिस इज में से कुछ आ रहा है, मतलब पहली चीज तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, इसके तुरंत बाद या तो ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए और या तो सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर आ रहा है, मतलब दूसरा स्टेप भी सही है। अगर दोनों स्टेप सही हैं तो तीसरा हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है और यहाँ पे भी, मतलब ये दोनों सेंटेंसेस भी एकदम सही है। ठीक है, क्लैरिटी आना बड़ी बात नहीं है, डेप्थ तक क्लैरिटी आई है, मुझे ये बताओ। क्लैरिटी आना बड़ी बात नहीं है, डेप्थ तक क्लैरिटी आई है कि नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से टेंस में लिखा है। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है कांशा। ठीक, ध्यान से देखिए, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देखो कैसे हम देखते हैं, सिंपल सी चीज है, हम बस एक चीज देखते हैं कि सेंटेंस में कभी भी अगर ऐसा हो कि हैज, डू, डज, इज, इन सारे शब्दों का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह से नहीं, मेन वर्ब की तरह से। जैसे इस वाले सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर हमारे सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, बी, डू, डज, इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है और वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो हम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे सेंटेंस में was, were, had, did ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है? कितनी ज्यादा चीजें आप लोग सीख रहे हो ना आज, मजा आ रही है, मतलब आपसे आता तो मुझे मजा आ रही है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सारी चीजों से डर पता है क्यों लगता था आपको? क्योंकि आप लोग रटते थे। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सामने सारी चीजें दी गई है, बस तोड़ तोड़ के लिख लो। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को लिखने का तरीका क्या है बताओ जल्दी से। कुछ मिक्स नहीं होगा युवराज, बस मैं जो कह रही हूँ उसका आंसर करते रहो। नोट्स नहीं बनाने हैं, क्लास खत्म होने के बाद अपडेट सेक्शन में जाइएगा, जो घंटी बनी है उसको अपडेट सेक्शन बोलते हैं, क्लिक करिएगा, आपके सामने क्लास का नाम लिख के आ जाएगा, क्लास के नाम के बगल में 3 डॉट होगी, उसको क्लिक करिएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग और क्लास की पीडीएफ दोनों आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक, चलो इसको बताओ जल्दी से, प्रेजेंट परफेक्ट जल्दी से बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट को लिखने का क्या तरीका है, हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और कॉन्टिन्यूअस को लिखने का क्या तरीका है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम बीन भी तो लिख सकते हैं क्योंकि बीन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखो आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ा। अगर हमारे सेंटेंस में हैज, हैव, उसके बाद बीन दिया हो और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपके सेंटेंस में फॉर या सिंस, इन दोनों में से कुछ ना कुछ का हम यूज कर सकते हैं। हमारे सेंटेंस में या तो हम फॉर का यूज करेंगे और या तो हम सिंस का यूज करेंगे, इन दोनों में से हम किसी ना किसी चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से क्लियर है सबको? कोई डाउट वाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो मेरे से।
ठीक है। अब दूसरा डाउट आप लोगों को ये जरूर होगा कि हमारे सेंटेंस में फॉर आता है या फिर सिंस आता है। सेंटेंस में फॉर का यूज होता है या फिर सिंस का यूज होता है, ये डाउट आपको जरूर होगा, इजंट इट? कितने लोगों को ये डाउट हो रहा है कि सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज होगा? डाउट है ना? समझो, अगर हमारे सेंटेंस में हमने बात करी है किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, किसी भी पॉइंट की बात करी है अगर हमने, तो वहां पे सिंस आता है। जैसे कि मैंने बोला मंडे, मैंने बोला 1992, मंडे 1992, मैंने किसी भी पॉइंट की बात करी है तो वहां पे सिंस आएगा। और अगर मैंने बात करी है किसी पीरियड की, जैसे कि 2 days, 4 years, 2 months, अगर पीरियड की बात करी है तो वहां पे फॉर आएगा। और अगर मैंने बात करी है किसी पॉइंट ऑफ टाइम की तो वहां पे सिंस आएगा। क्या ये बात आप सबको अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट है तो। एकदम स्टार्क क्लियर है, पैल्पेबल है सबको अच्छे से? वंडरफुल। अब यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें भी बता दो क्या आंसर है, क्या गलती है, गलती नहीं है, सही है, नहीं सही है। The policeman has not been doing his duty। देखो अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझने वाली है। कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, एक बार में समझ लो, आगे तक क्लियर हो जाएगा। कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तीनों में से, उसके संग नॉट या नेवर नहीं लिखा जाता है, नेगेटिव में नहीं लिखा जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में से अगर कुछ भी आ रहा हो तो उसको हम कभी भी नॉट में नहीं लिख सकते, तो हमारा ये सेंटेंस गलत है। वॉज नॉट डूइंग आप बोल तो चलेगा, लेकिन हैज नॉट बीन डूइंग हिज ड्यूटी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलो, नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में फॉर और सिंस तो नहीं दिया है, फिर ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस में से कुछ आता है, लेकिन अगर नहीं आया है और सेंटेंस का सेंस निकल के इस तरह से आ रहा है कि कोई चीज पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ये चीज क्लियर है आप सबको अच्छे से कि क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा? देखो, सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में फॉर और सिंस नहीं होता है,
लेकिन सेंस निकल के आता है कि पहले से शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक, चलिए अब मुझे याद दिला दीजिएगा कि कल मुझे यहाँ से शुरू करना है पॉइंट एरर से। कल 9:30 AM पे मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। सुबह 7:45 AM वाली द हिंदू की क्लास बिल्कुल मत मिस किया करिए, मेरे यूट्यूब चैनल लैब पे होती है। ठीक, बाय बाय।